जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, 42 स्क्वाड्रंस का जो बेंचमार्क है, अब वो हिस्ट्री बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक अनकंफर्टेबल सच सामने लाकर रखा और वो सच ये कि एयर पावर जो है, वो सिर्फ पहली स्ट्राइक जीतने का नाम नहीं है, बल्कि लंबी लड़ाई सस्टेन करने के लिए ये एक टेस्ट है। अट्रीशन, लॉजिस्टिक्स और रीजनरेशन, ये सब बैटलफील्ड पर डिसाइड करता है कि कौन थकता है और कौन जीता है। लेकिन अब जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन एयरफोर्स की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, उसको 50 या उससे ऊपर ले जाने पर विचार कर रहा है। सवाल ये है कि जो नंबर्स ये सवाल बनकर नहीं रह जाते, बल्कि सवाल ये है कि स्ट्रेटजी का और सेल्फ रिलायंस का और फ्यूचर वॉर के लिए इंडिया की तैयारी का क्या ये सारा जो एक्सपेंशन है सिर्फ पेपर पर होगा, या वाकई में हम इसको बहुत तेजी से होते हुए देखेंगे। तेजस एम के 2 की बात करें या फिर आमका की बात करें, किस तरह से जो असली आत्मनिर्भर एयर पावर का जन्म होता है, इस पर आज की चर्चा है। और इस चर्चा पर हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम नंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो बात है, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो 42 स्क्वाड्रन का डॉक्ट्रिन ग्राउंड रियलिटी से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका था। ये मान सकते हैं क्या? देखिए, बरोबर आप बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में कहीं ना कहीं गैप्स नजर आए हैं। जो ये युद्ध था वो 4 दिन के लिए लड़ा गया और हम्म। उसी के अंदर आप देखिए कि भारत को अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ी पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। अब आपके पास पाकिस्तान है एक फ्रंट पे, एक फ्रंट पे चाइना है, एक फ्रंट पे बांग्लादेश है। 3 फ्रंट वॉर आपको रेडी फाइट करने के लिए रेडी रहना जरूरी है। ऊपर से ये भी बोल देता हूँ, नेपाल का जो 2000 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं आप ये देखिए आईएसआई यूसेस नेपाल ऑल्सो टू टू इन्फिल्ट्रेट इनटू इंडिया। हम्म। और ये चीज एक तरह से बहुत मतलब आप ये देख लीजिए, नकली नोट भी कहाँ से आते थे, वो नेपाल जाते थे, नेपाल से यूपी के बॉर्डर्स में उसको इंडिया के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के द्वारा फैलाया जाता था। तो कहीं ना कहीं इंडिया शुड बी रेडी फॉर अ मल्टी फ्रंट वॉर। और एक चीज नोट करिए, हम्बनटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका में, वो भी चाइना के पास है और चाइना के पास पोर्ट हम्म। फैसिलिटीज है इवन विद मालदीव। और ये सब चीज बता रहा है कि भारत को अपनी एयर सुपीरियोरिटी, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए दे नीड अराउंड 50 स्क्वाड्रंस। मैंने पहले भी बोला था 42 स्क्वाड्रंस भले ही सैंक्शन स्ट्रेंथ है, बट इंक्रीजिंग जियो पॉलिटिकल थ्रेट्स के बाद यू नीड 50 स्क्वाड्रंस एटलीस्ट। अभी 42 स्क्वाड्रंस के अंदर वी हैव ओनली 29 स्क्वाड्रंस। और 29 स्क्वाड्रंस के अंदर भी आप देखिए 2 स्क्वाड्रन हमारे पास है या रफाल के, और 18 स्क्वाड्रन हमारे पास है सुखोई के। बाकी जो 9 स्क्वाड्रन हमारे पास है वो एक तरह से काम चला हुआ है। हम जैगुआर है, मिराज है, उसको यूज कर रहे हैं। अभी देखिए हमने 20 जेट, हमने 20 से 27 जेट हमने ओमान से लिए हैं जैगुआर के। तो हम उधर से इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके स्पेयर पार्ट यूज करेंगे हमारे जैगुआर में। और जैगुआर के अंदर आज भारत के पास 6 स्क्वाड्रन पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत की जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है इट इज ओनली 20 स्क्वाड्रन। सुखोई की 17 to 18 एंड 2 स्क्वाड्रन ऑफ रफाल। चलिए अब आप तेजस की भी 2 स्क्वाड्रन को ऐड कर लीजिए तो भी 22 होते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया इज शॉर्ट। अभी 50 स्क्वाड्रन कहाँ है, 22 स्क्वाड्रन कहाँ है? दिस इज अ रियलिस्टिक पिक्चर। मैं कोई जी, भी तो आई एम बिल्कुल आप सही नॉट। कह रहे हैं। तो उमेश जी, जब 50 स्क्वाड्रन का जो प्रपोजल है, अगर हम इसकी बात करें, तो क्या ये रिएक्टिव हम इसको करेक्शन माने, या फिर एक लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक विजन इसको कहा जा सकता है? ये अभी तो रिएक्टिव ही है, क्योंकि बांग्लादेश के एक तरह से नया थ्रेट आ गया, इसके लिए आपने 8 स्क्वाड्रन और बढ़ा दिए। आपको इसको विजुअलाइजेशन पहले ही कर लेना था। इंडियन एयरफोर्स शुड हैव विजुअलाइज दिस लॉन्ग बैक। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बहुत एक तरह से, मेरा ये मानना है, बहुत लेट आंकलन किया है। और मैंने ही आपके शो पे बोला है कि वी नीड एटलीस्ट 50 स्क्वाड्रन। 6-7 महीने पहले बोल दिया था मैंने ये
और बांग्लादेश वॉज एमर्जिंग, क्योंकि अगस्त 2024 से शेख हसीना रिजीम को हटाया गया। क्लासिक सीआईए ऑपरेशन था, सब कुछ नजर आ रहा था। आपको उसी समय आपको ये थ्रेट एक तरह से इसको अक्नॉलेज करना था। अब आप अक्नॉलेज कर रहे हो आफ्टर 1.5 years। व्हाट इज दिस? ये कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक तरह से प्रोसीजरल लैप्स है, ये मेरा मानना है। मैं जानता हूं मैं डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं ये नहीं, भी नहीं, वो मानता बात हूँ। आपकी सही है, लेकिन उमेश मैं जी जो मोटे-मोटे तौर पर, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स मेरी भी कोई इतनी ज़्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम जो मोटी जानकारी और एक जितनी समझ रखते हैं उसके हिसाब से जो चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उमेश जी, अगर हम पीएलए एयरफोर्स की बात करें, उसके 2000 प्लस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्लस पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें, उसके J-30 J-10C जो है, उसके जैसे प्लेटफॉर्म्स के बीच क्या ये जो 42 स्क्वाड्रन्स का जो ये था पूरा, ये कभी भी क्रेडिबल डिटरेंस दे सकता था? देखिए, 42 स्क्वाड्रन हमें एक तरह से क्रेडिबल मतलब होल्डिंग कर सकता था, आपको डिसिसिव विक्ट्री नहीं दिखा सकता। आज आप 42 स्क्वाड्रन आपके पास होंगे तो आप अपनी सीमा के बॉर्डर्स को आप एक तरह से डिफेंड कर सकते हो। पर हम्म। अगर आपको अटैक करने हैं और अगर आपको कुछ एनिमी को डीप स्ट्राइक करना है, आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है आज की डेट में। रफाल के आपके पास कितने हैं? 2 स्क्वाड्रन है, और 36 रफाल को आपने आपने कहाँ उसको तैनात किया है? एक स्क्वाड्रन तो आपने हाशीमारा एयरबेस में तैनात कर दिया है, एक शायद रहेगा अंबाला या किधर उधर रहेगा। तो कहीं ना कहीं अमर जी, मेरा ये मानना है कि इंडिया को अभी एक तरह से डिफेंस परचेजेस करना पड़ेगा। हम्म। मानिए नहीं मानिए, आपका एलसीए तेजस MK-1A जो है वो बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है। आपका कावेरी इंजन प्रोग्राम 40 साल हो गए, वो कुछ नहीं कर पाया है। आपने वो इंजन अभी कहाँ तक में यूज करोगे? ठीक है, वो सब फ्यूचर में होगा। इमीडिएटली आपको एयरक्राफ्ट खरीदने की जरूरत है। और सुकोई 57 जो है रशिया हमको देने को तैयार भी है। वो बोल भी रहा है कि आपको 50 से 60 एयरक्राफ्ट फ्लाई इन कंडीशन में भेज देता हूँ। और उसमें भी आप देखिए, अब उसके बावजूद भी भारत सरकार ने इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया है। और आप बोल रहे हो कि अभी 50 स्क्वाड्रन करना है। आपका विजन क्या है? आप क्या एक तरह से देखिए, बांग्लादेश जैसा जो नेशन है, जो एक तरह से बैंकरप्ट है, वो यूरो फाइटर लेने के लिए रेडी हो गया। उसने 20 यूरो फाइटर्स के लिए अभी वो उसने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। हम्म। पाकिस्तान J-10 JF-17 जो है चाइना से, वो सारी प्रोडक्शन लाइन उधर बना रहा है। टर्की से जो कान है उनका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसकी प्रोडक्शन लाइन बना रहा है। और भारत के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिर्फ बात करती है कि 42 से 50 करना है। हमारे इंडियन एयरफोर्स बोल रहे हैं कि आप जो प्रोजेक्शन देते हो, आईएएफ के चीफ ने भी बोल दिया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ओवर प्रोजेक्ट करता है, अंडर डिलीवर करता है। सीएजी ने बोल दिया है कि आप जो हमारे डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक तरह से पूरे नहीं हो रहे। 80% डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हमारे पूरे नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो PSUs है, उनकी एक तरह से नाकामी है, इनएफिशिएंसी बयान करता है। और अब टाइम आ गया है कि भारत सरकार को इस पे कड़े निर्णय लेना पड़ेगा। हो सके तो इसको स्प्लिट करिए, हो सके तो प्राइवेटाइज करिए, और टाइम बाउंड करिए। आप हम्म। इन लोगों को एक तरह से सैलरीज दे रहे हो, आप इनको फंडिंग दे रहे हो, और फिर भी दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। आप देखिए कि इसरो जो है गगनयान की बात कर रहा है, चंद्रयान की बात कर रहा है, वो स्पेस स्टेशन की बात कर रहा है, वो मून में हमारे एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की बात कर रहा है। वहां पर हम वी आर एबल टू डू एवरीथिंग। बट हम क्रायोजेनिक इंजन बना सकते हैं जो एक तरह से स्पेस में जा सकता है 36,000 किलोमीटर दूर। ठीक है, वी आर एबल टू लॉन्च 104 सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट, ये भी एक विश्व रिकॉर्ड है। ये हम्म। हमारे साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट कर रहे हैं। तो डीआरडीओ के साइंटिस्ट जो GTRE विंग है वो क्या कर रही है? वहां पे साइंटिस्ट की क्यों कमी है? क्यों हमारा तेजस के अंदर हमने ये विजुअलाइज क्यों नहीं किया कि हमें अमेरिकन इंजन जो है कभी भी हमको अमेरिका वो बंद कर सकता है? ये हम्म। विजुअलाइजेशन क्यों नहीं आया? देखिए, वो सब बात बिल्कुल, रही तो नहीं, रही। आप बिल्कुल सही कह रहे हो उमेश जी, क्योंकि अगर हम इसकी भी बात करें, तेजस MK2 और हम
के एक्सपेंशन की भी बात करते हैं तो जो हम स्क्वाड्रन्स या फिर स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात की जा रही है, तो जो यहाँ पर सवाल ये है कि फॉरेन इंपोर्ट्स पर ही निर्भर रहेगा या पूरा जो सिस्टम वो हाईजैक हो जाएगा। और आज तेजस और एमका के जो हम कंफर्म्ड ऑर्डर्स की बात करते हैं, तो उसे 12-13 स्क्वाड्रन्स तक लिमिटेड है। और ये भी इसमें सवाल है कि जो पूरा इंडिजिनस प्रोग्राम है उसके साथ कितना सीरियस कमिटमेंट का सिग्नल देता है ये। और अगर जो 50 स्क्वाड्रन्स हैं और उसके लिए जो 160 एडिशनल जो फाइटर्स हैं वो चाहिए, तो क्या एचएएल और जो प्राइवेट इंडस्ट्री है इस स्केल पर जो डिलीवरी है वो कर पाएगी, या फिर जो डेट्स है वो स्लिप होंगी? ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए, ये जो आपको स्थिति तो एकदम आपको अर्जेंसी वाली है ना पूरी। अभी आपको बता देता हूँ, आपको 50 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 18 प्लेन होते हैं, 50 इंटू 18 होते हैं 900 प्लेन। आपके पास अभी इफेक्टिव जो आपकी स्ट्रेंथ है जो एयरक्राफ्ट की है, मैं जैगवार सबको मैं नहीं मानता हूँ, वो तो सब काम चला हुआ है, आपने एक तरह से उसको उठा के रखा है, 1980 का एयरक्राफ्ट है। तो आपके पास 24 इंटू 18, तो कम से कम आपके पास 432 एयरक्राफ्ट ही है। आपको आज के दिन कम से कम 500 प्लस एयरक्राफ्ट चाहिए फॉर मेंटेनिंग दिस स्ट्रेंथ 50 स्क्वाड्रन की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास अभी तेजस का प्रोडक्शन है 24 जेट्स पर ईयर, और हमने एचएएल को 83 जेट्स पहले ऑर्डर दिया था, एडिशनल 97 जेट्स हमने अभी ऑर्डर दिया, 180 जेट्स का उनके पास ऑर्डर है। अभी तक उन्होंने इंडियन आर्मी को कितना डिलीवर किया आप बताइए? 83 प्लस 97, 180 जेट्स का हमने ऑर्डर और दे दिया है। हाउ मच दे हैव डिलीवर्ड? जीरो। दे आर गोइंग टू डिलीवर 5 एयरक्राफ्ट इन बाय मार्च 2026। ये एक तरह से नाकामी का सबूत बताता है। आप सोचिए, 180 एयरक्राफ्ट में 5 एयरक्राफ्ट दे रहे हो, और आप एमका के बारे में बात कर रहे हो, एमका का टेंडर निकाल रहे हो, आप एलसीए तेजस MK2 के ऊपर भी साइड बाय साइड डेवलपमेंट कर रहे हो, सब फाइन है। बट आपको रियल इश्यू जो है उसके अंदर बैठना पड़ेगा। यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। अगर आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री एक तरह से मैं डीआरडीओ की जीटीआरई विंग जो है एक तरह से इनएफिशिएंट है, एक्नॉलेज करिए और बाहर से इमीडिएटली सुकोई 57 लीजिए। रशिया आपको ऑफर कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर ऑफर कर रहा है, आपको कंपोनेंट लोकलाइजेशन ऑफर कर रहा है, सब कुछ आपको देने को तैयार है। इन स्पाइट ऑफ दैट द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। आईएएफ चीफ बोल चुके हैं कि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, हमारे जो पायलट्स है वो मरते जा रहे हैं ये फ्लाइंग कॉफिन्स में। इसके बावजूद आज आप बोलते हो 42 से 50 करना है। ये तो कोई भी कॉमन आदमी, हमारे जैसे और आपके जैसा कॉमन आदमी ये बात कर सकता है। द सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स ऑफ दिस कंट्री वो कर क्या रहे हैं? मैं तो आपको सीधा बता रहा हूँ, 900 एयरक्राफ्ट चाहिए, आपके पास 432 है आज की डेट में। 468 एयरक्राफ्ट चाहिए, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 24। तो आपको कम से कम मैं हिसाब लगा के बोलता हूँ 20 साल लगेंगे आज की प्रोडक्शन कैपेसिटी में। तो आपके पास क्या 20 साल है? तो आपको उमेश जी, एक्विजिशन करना यहाँ पड़ेगा। से सवाल मैं आपसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रखना चाहती हूँ, सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो जिस तरह की स्थिति है और जो बताया जा रहा है कि फ्यूचर जो एम का है वो फ्यूचर बैकबोन है और बहुत सारी चीजें, लेकिन टाइमलाइन जो एम्बिग्यूटी के साथ क्या जो भारतीय वायुसेना है वो 2030 कहें या 30s में जाके जहां तक ये जो कैपेबिलिटी गैप है उसका रिस्क ले सकती है? और साथ ही ये भी सवाल है कि जो दो फ्रंट कहते थे, दो फ्रंट से बढ़ के वो 3 फ्रंट हो गया है, तो ये जो अब स्थिति जितनी सीरियस होती जा रही है, तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो वर्स्ट केस सिनारियो है उसको अब फाइनली सीरियसली ले रही है? देखिए, सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, यू नीड टू टेक डिसीजंस। आप आपका जो 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डिसीजन है वो अभी तक आपने डिसीजन क्यों नहीं लिया है? आप सोचिए, आईएएफ चीफ बार बार बोल चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड तो 2-3 बार इस साल बोल चुके हैं। व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? क्या प्रॉब्लम है कि वो नहीं कर पा रहे हैं? वी नीड टू आस्क टफ क्वेश्चंस। बांग्लादेश के अंदर देखिए, वहां पर वो लोग बोल रहे हैं कि हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे, और भारत की स्ट्रेच्ड आउट हमारे जो मिलिट्री चीफ्स है वो इतना बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर उनके ऊपर सारे प्रोटोकॉल्स रहते हैं। बट एज ए कॉमन सिटीजन जो हमको दिख रहा है, वी कैन स्पीक अबाउट ऑफ नंबर्स। आप 50 एयरक्राफ्ट 50 क्वार्टर बोलते हो, 900 एयरक्राफ्ट चाहिए, आपके पास 432 है, आधे से भी कम है, आधा भी 450 होता है।
तो इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। आपकी डीआरडीओ, आपकी जीटीआरई आपकी होपलेसली फेल हो चुके हैं। अमेरिका ने आपका जो तेजस एलसीए MK1 है उसको सैबोटाज करके रखा है, और आप 114 मल्टी रोल्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी उसके ऊपर भी डिसीजन नहीं ले रहे हो। रशिया आपको सुकोई 57 देने को तैयार है। रशियन एयरक्राफ्ट आर वेरी, मैं मानता हूं कि पूरा वो स्टेल्थ नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है ना। अगर अल्जीरिया ले रहा है सब चीज ठीक है, तो आपको लेने में क्या तकलीफ है। और आप रफाल लोगे, रफाल का कॉस्टिंग क्या हुआ, 64,000 में अभी हमने 26 एयरक्राफ्ट लिया। एक एयरक्राफ्ट का कॉस्टिंग है अराउंड 2500 करोड़, जबकि जो तेजस है एलसीए MK1 है, हमने 97 एयरक्राफ्ट के लिए 66,000 करोड़ देने वाले हैं। उसका पर यूनिट कॉस्ट कितना है, 650 करोड़। और उसमें भी बताते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्रॉफिट है 25% है, तो आपके घर में 500 करोड़ में पड़ता है। सीधी बात है, अब सीधा बात करिए ना। ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताता, ये सब एनालिसिस। अब सबसे बड़ी बात है कि आप एलसीए तेजस MK1 के अंदर इंजन अगर चेंज करना है तो उसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा। आपने सफरान के साथ डील साइन की, आपने सब कुछ कर लिया, सब ठीक है, ऑपरेशनलाइज करिए, टाइम बाउंड बताइए कि इस दिन तक ये काम होगा। आप एमका के ऊपर भी आप टेंडर्स मंगा रहे हो, सब चीज सब हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, बट वो सब होगा 2035 तक। क्या 10 साल तक हम एक तरह से डिग्रेडेड एयरफोर्स जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको जो लेके रिस्क है हम। उसको बिल्कुल वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। लेकिन उमेश जी, एक बात तो ये है कि जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, अगर ये डिसीजन 10 साल पहले ले लिया गया होता तो जो आज है वो भारतीय वायुसेना लोएस्ट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पर होती। देखिए सबसे बड़ी बात क्या हुई, भारत ने 2 स्क्वाड्रन लिया था रफाल का। उसके बाद हमारे जो ऑपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने 2019 इलेक्शन रफाल के ऊपर लड़ा। उन्होंने उस समय नारा दिया चौकीदार चोर है, चौकीदार ने एक तरह से घोटाला किया। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को बरी किया, राहुल गांधी ने माफी मांगी है सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए। उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गई है। सरकार अपने ऊपर वो दामन नहीं लेना चाहती कि हम लोग करप्ट है, तो वो क्या बोलते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अब मोदी सरकार फूक फूक के चल रही है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको अभी फूक फूक पे नहीं चलना है, आपको डिसीजन लेना है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, डिसिसिव डिसीजन, और आपको नेशन के इंटरेस्ट में लेना है। अगर आपकी नीयत सही है, आप सही रहोगे, तो व्हाई डू यू नीड टू वरी, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग डिसीजन ऑन द फाइटर जेट्स। हम कब से बोल रहे हैं, साल 1.5 साल से तो हम बोल रहे हैं। उससे पहले कितनी बार ये लोग, कितनी बार डिफेंस चीफ ने भी बोला है, आईएएफ के चीफ ने इस बार 2 बार बोल दिया है, सीएजी आपको बोल रहा है। व्हेन विल यू होल्ड HAL अकाउंटेबल फॉर दैट। पीएसयू है उसको डाइवर्स करिए, उसको डिलिस्ट, उसको एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को दे दीजिए, टाइम बाउंड बनाइए कि आपको 1 साल में 50 बिल्कुल। जेट हमको देने हैं। आप क्या करें, आई डोंट नो, बैक स्टील बोलो, whatever you want to do, do it, get the things done। ये एक तरह से लेकिन वी उमेश हैव। जी, इसके साथ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ स्क्वाड्रन जो स्ट्रेंथ है या उनके जो नंबर है वो बढ़ा देना ही काफी है, या फिर जो पायलट्स है, मेंटेनेंस है, क्रू स्पेयर्स और बेसिस, उस पर भी उतना ही फोकस देना पड़ेगा? देखिए ऑटोमेटिकली जब आप फाइटर पायलट्स, फाइटर जेट्स आप एक्वायर करोगे, तो आप जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है फाइटर पायलट्स के लिए उसके लिए भी बढ़ाओगे, क्रू स्पेयर सब आप ऑटोमेटिकली आता है। ये सब एक पैकेज में होता है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इकोसिस्टम तैयार हो जाता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। और सेकेंड, मेरा ये भी मानना है कि आपका जो एलसीए तेजस MK1 है वो 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि चाइना जो काम कर रहा है 6th जनरेशन पे कर रहा है, पाकिस्तान 5th जनरेशन पे कर रहा है, और आपका एलसीए तेजस MK2 2032 में आएगा, वो भी 4.5 रहेगा। आप वो देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भारत की टेक्नोलॉजी खराब है, पर कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजिकल लीप लेने की जरूरत है। ये प्रूव हो चुका है कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट जो है, जीटीआरई डिवीजन जो है, दे आर इनकेपेबल। आज ब्रह्मोस जो है, हम कोलैबोरेशन विद रशिया में हम एक तरह से जीत रहे हैं। रशिया हमको S-400 भी देने को तैयार है, उसकी भी बात चल रही है भारत के अंदर प्लांट लगाने की। उन्होंने अभी हमको अपना इंजन फैसिलिटी भी, वो HAL के जो उड़ीसा प्लांट है, वो इंजन देने को तैयार है सुकोई 57 के। तो कहीं जी। ना कहीं आप ये देखिए कि
आपको कोलैबोरेशन विद रशिया, मेक इन इंडिया से ज्यादा कोलैबोरेशन विद रशिया, फिर मेक इन इंडिया करने की जरूरत है। ये एक तरह से फोकस आपको रखना जरूरी है। आप सिर्फ स्लोगन से देश की रक्षा नहीं कर सकते। आत्मनिर्भर इंडिया ठीक है, सेल्फ रिलायंट इंडिया ठीक है, पर इंडिया को सेफ भी रखना जरूरी है। और बिल्कुल, जो आपको आज और, की और आपको एक तरह से राहुल गांधी के बेसलेस एलिगेशंस पे आने के बाद आपको बैकफुट में जाने की जरूरत नहीं थी। आपको फ्रंट फुट में आके देश हित में आपको इंटरेस्ट लेने के लिए आपको वी हैव इलेक्टेड यू फॉर दैट थिंग। हम आपको एक तरह से आपकी छवि के ऊपर हमें कोई एक तरह से वी डोंट हैव एनी डाउट ओवर योर इमेज। आपको ये चीज मैं आपको क्लियर कट बोल देता हूँ, और प्रधानमंत्री भी जानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि व्हाई इज द डिसीजन नॉट बीइंग टेकन ऑन दिस इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड फ्लैग्स बाय इंडियन एयरफोर्स, सीएजी, और बहुत लोग तो बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जो डिफेंस में काम करते हैं, डिफेंस एनालिस्ट होते हैं, और जितने भी डिफेंस से रिलेटेड जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड होते हैं, दे कांट गो अगेंस्ट द ऑफिशियल लाइन। बट क्या हमें जो पब्लिक डोमेन में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, हम उसको लेके वी आर नाउ क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। जरूरी है, करना है तो करना ही है। वी नीड टू एक्ट एज अ सिटीजन। भले ही मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, कुछ भी जी, हो, और बट आज जो है वो टू फ्रंट से थ्री फ्रंट वॉर, 3.5 इनफैक्ट कहना चाहिए, पर पहुंच गई। और ऐसे में जो सवाल है वो ये है कि ये भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ स्क्वाड्रन्स बढ़ाने का फैसला नहीं, ये एक कन्फेशन भी हम इसको कह सकते हैं, और करेक्शन भी। और कन्फेशन की वो भी ये कि टाइम पर नंबर्स और सस्टेनेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया, और करेक्शन का मौका अब है। इंडिजिनस फाइटर्स की बात हो, डोमेस्टिक इंडस्ट्री और लॉन्ग टर्म एयर डोमिनेंस के जरिए ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन सवाल बस एक ही है कि क्या भारत इस बार फ्यूचर वॉर के लिए तैयारी कर रहा है, या फिर कल की लड़ाई का फैसला आज के कल की लड़ाई का इंतजार आज के फैसलों पर ही निर्भर रहेगा। उमेश जी, देखिए बहुत सबसे धन्यवाद आपका। देखिए जी, नंबर जी, मैं एक ही पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। वी नीड टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस। आपको अगर प्लेन खरीदने हैं, इमीडिएटली रशिया से प्लेन खरीद दीजिए। वो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाई है। आपको कम से कम 32 स्क्वाड्रन तो जरूरियत है। इसके लिए आज आपके पास 29 स्क्वाड्रन्स है। ये 29 स्क्वाड्रन्स भी स्ट्रेंथ कम है, हमारे 1965 से भी कम है। उस समय भी 31 थी। तो और ये देखिए, एमका के ऊपर आपने 7 साल से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आप एमका के ऊपर फाइनलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या प्रॉब्लम क्या है? आपने 26 मराइन्स रफाल भी कितने दिनों बाद लिया है। और एक तरह से इसको एक तरह से आप अपनी पॉलिटिकल इमेज के लिए देश की सुरक्षा को एक तरह से खतरे में मत डालिए। देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे सब कुछ मालूम है, बट वट एवर आई नो आई एम स्पीकिंग सेंस। मैंने ये डिफेंस को मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। इसके लिए मैं नंबर्स के साथ बात कर रहा हूँ। आपके मैं हमेशा इसके लिए आप देखिए, कभी भी मैं नंबर्स के साथ बात कर रहा हूँ। मैं पर यूनिट कॉस्ट बोलता हूँ कि रफाल की 2500 करोड़ है। हमारा ये जो तेजस है 700 करोड़ में आता है। वो भी 175 करोड़ जो है 25% प्रॉफिट, उसको भी हटा दे तो 500 करोड़ से ऊपर नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको देश के अंदर वो साइंटिस्ट जो है, जो इसके ऊपर बॉटलनेक है, उनको आइडेंटिफाई करिए, फायर करिए, और उनको वहां पर जो हमारी प्रोडक्शन है 24 से 50 करिए। सब कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट आपको टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे नेशनल इंटरेस्ट में। और ये एक तरह से मेरा क्रिटिसिज्म है फॉर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कि देश पहले इंपॉर्टेंट है। सर जी, आपकी इमेज को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। राहुल गांधी के बेसलेस एलिगेशंस के ऊपर आप देश की सुरक्षा को एक तरह से ताक मत लगाइए। बस इतना ही बोलूंगा। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।